हेलो बच्चों, एनसीईआरटी सॉल्यूशन में आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इसके एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं। रेगुलर क्वेश्चन नंबर 2.1 से पहला क्वेश्चन है इसका। टू चार्जेस 5 × 10⁻⁸ एंड -3 × 10⁻8 आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट. At what point on the line joining the two charges in the electric potential is 0? तो आपको ऐसा पॉइंट निकालना है, ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। बिकॉज आप देख रहे हो चार्जेस कैसे हैं, दो हैं, एक प्लस का एक माइनस का है। तो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एक प्लस का पोटेंशियल आएगा, और ड्यू टू नेगेटिव चार्ज नेगेटिव का पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल आएगा। तो किसी पॉइंट पर अगर दोनों इक्वल अपोजिट हो गए, इक्वल है, अपोजिट तो नहीं सी, इक्वल हो गए, तो प्लस और माइनस कैंसिल हो गए, क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो हमें वो पॉइंट निकालना है, हमें वो पॉइंट ढूंढना है। तो सपोज करें वो पॉइंट, जैसे पहला चार्ज आपने लिया 5 × 10⁻⁸ कूलम, ये फर्स्ट चार्ज है। ठीक है, तो सपोज करें हम इस A से x डिस्टेंस पे वो पॉइंट है, तो ये पॉइंट आ गया P, जहां पर पोटेंशियल क्या होगा, एट पॉइंट P वो 0 होगा। ठीक है, तो दूसरा चार्ज क्या है यहाँ पर, वो है -3 × 10⁻⁸ कूलम। राइट, दोनों चार्जेस आप रख दिए, और टोटल जो डिस्टेंस इनके बीच में है वो है 16। अब टोटल 16 सेंटीमीटर अपार्ट हैं, तो इसका मतलब ये, अगर ये x है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी 16 - x। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया B आपका। राइट, सो A पॉइंट पे चार्ज प्लस का है, B पे माइनस का है। ऐसा पॉइंट निकालना है, ऐसा पॉइंट ढूंढना है, ऐसे पॉइंट की लोकेशन ढूंढनी है जहां पर पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। सो आप निकाल सकते हैं, देखो P पॉइंट पे पोटेंशियल, दो चार्जेस हैं, A है और B है, तो P पॉइंट का पोटेंशियल होगा, एक तो पोटेंशियल ड्यू टू A प्लस पोटेंशियल ड्यू टू B। ठीक है, दोनों का पोटेंशियल जो होगा वो P पॉइंट पर दोनों की वजह से पोटेंशियल ये आएगा, एंड ये क्या है, ये 0 है। ठीक है, तो A पॉइंट का पोटेंशियल पुट करें, तो A पॉइंट का पोटेंशियल आएगा KQA/X, और B पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, K नेगेटिव चार्ज है तो माइनस साइन लिखूं मैं, तो KQB/ डिस्टेंस क्या होगी, 16 - x। अब आप ध्यान रखें, ये स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में तो साइन मतलब डायरेक्शन को डिनोट करने आता है, तो साइन का आप यूज़ नहीं करोगे, डायरेक्शन का यूज़ कर रहे हो तो चल जाता है। बट स्केलर क्वांटिटी में साइन आपको प्रॉपर यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एल्जेब्रिक सम होता है, वेक्टर सम नहीं होता है। वेक्टर सम डायरेक्शन देखकर होता है, एल्जेब्रिक सम प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस हमें करना है। ठीक है, तो जो स्केलर क्वांटिटीज़ है उसमें माइनस साइन की बड़ी इंपॉर्टेंस है, उसको छोड़ना नहीं है, उसको लिखना ज़रूर है। और वेक्टर में माइनस साइन डायरेक्शन को डिनोट करता है, तो अगर आपने डायरेक्शन ले ली है तो नेगेटिव साइन आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी एक कॉन्सेप्ट बताया था। चलो अब यहाँ पर आप देखो x डिस्टेंस निकालनी है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको उधर ले जाते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो KQA/x, ये वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, राइट साइड ले जाएंगे तो आ जाएगा KQB/16 - x। अब K से K कैंसिल हो जाएगा। QA चार्ज कितना है, QA का चार्ज है 5 × 10⁻⁸, QB कितना है, 3 × 10⁻⁸। ठीक है, मैंने माइनस साइन पहले ले लिया था इसलिए वापस नहीं लिया, अपॉन x, और यहाँ आ जाएगा 16 - x। क्लियर, तो 10⁻⁸ भी कैंसिल हो गया, दोनों साइड था तो कैंसिल हो गया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 16 × 5 क्या हो जाएगा, 16 × 5 80 - 5x = 3x, तो ये हो जाएगा 8x = 80। 8x = 80 मीन्स x = आया 10 सेंटीमीटर। तो किस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होगा, वो आएगा फ्रॉम चार्ज 5 × 10⁻⁸, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट इज 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम चार्ज 5, एंड फ्रॉम चार्ज -3 द डिस्टेंस इज 6 सेंटीमीटर। राइट, टोटल डिस्टेंस कितनी है, 16 है। तो अगर 5 से डिस्टेंस पूछते हैं तो 10 आंसर होगा, और -3 से डिस्टेंस पूछिए तो आंसर होगा 6 सेंटीमीटर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ हेक्सागन। आप ध्यान देना, ये कौन सा हेक्सागन है? रेगुलर हेक्सागन है। तो रेगुलर हेक्सागन जिसकी साइड कितनी है? साइड डिस्टेंस, साइड जो है इसकी वो 10 सेंटीमीटर की है। तो 10 सेंटीमीटर की साइड बना दी। देखो ये 10 सेंटीमीटर, हर कोई साइड जो है इसकी वो 10 सेंटीमीटर की है। तो सारी साइड 10 सेंटीमीटर की हैं और वर्टिसेस होते हैं 6, तो यहाँ पर 6 चार्जेस हैं और सब चार्जेस का अमाउंट दे रखा है आपको 5 माइक्रोकूलम और साइड सबकी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, बट आप ध्यान देंगे पोटेंशियल कहाँ पूछा है? सेंटर पे। तो सेंटर पॉइंट ये रहा। अब चार्जेस 1 2 3 4 5 और 6 चार्जेस हैं, सेंटर ये रहा। तो आपको सबसे पहले तो डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा कि चार्ज की वैल्यू तो गिवन है, बट सेंटर की किसी भी वर्टिस से डिस्टेंस क्या होगी? रेगुलर हेक्सागन है और सेंटर कितना दूर है कॉर्नर से? इसके 6 कॉर्नर्स हैं और सारे के सारे कॉर्नर्स पे चार्ज रखा हुआ है 5 माइक्रोकूलम। हर कॉर्नर पर रखा चार्ज सेंटर पे पोटेंशियल बनाएगा। हर कॉर्नर पर रखा चार्ज, हर कॉर्नर पर रखा हुआ चार्ज सेंटर पे पोटेंशियल बनाता है। ठीक है, तो सब अगर चार्ज सारे के सारे मिलकर पोटेंशियल बनाएंगे तो सेंटर पे टोटल 6 पोटेंशियल होंगे। बट पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पता है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी काम मिला, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ अपॉन डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होगी? ये वाली, ये डिस्टेंस आपको निकालनी है, सोचनी पड़ेगी। R डिस्टेंस क्या होगी? जबकि साइड कितनी रखी है 10, ये डिस्टेंस होगी R। सभी डिस्टेंस, सारे कॉर्नर से डिस्टेंस क्या है? सेंटर की R है। ठीक है, ये हमें निकालनी पड़ेगी। राइट, अब आप देखो यहाँ पर साइड अगर 10 है, रेगुलर हेक्सागन है, तो टोटल एंगल कितना होता है? 120। टोटल एंगल होगा 120, तो ये एंगल कितना हुआ? 60। दो साइड्स के बीच में हेक्सागन में, रेगुलर हेक्सागन में दो साइड्स के बीच में एंगल होगा 120, उसका हाफ करेंगे तो क्या आएगा? 60 आएगा। तो ये 60, ये 60, तो बचा हुआ भी क्या हुआ? 60। तो आपको समझ में आ गया होगा ये कौन सा ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर। ये जो ट्राइंगल बना आपको मिला, ये ट्राइंगल बनेगा ये ट्राइंगल आपका बना 1 2 और सेंटर ले रहे हैं हम, तो 1 ये सेंटर हो गया, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। तो ये 10 था, इसका मतलब ये भी 10 है और ये भी 10 है। तो R की वैल्यू मिल गई आपको, कितनी है? 10। ठीक है, और क्या सारे चार्जेस प्लस के हैं? सभी प्लस के हैं, तो सबका पोटेंशियल ऐड होगा। अब हमें चाहिए सेंटर पे पोटेंशियल VC इक्वल्स टू V1 V2 अप टू V6। पहला चार्ज और पहला चार्ज की डिस्टेंस क्या है? R। तो मैं लिख देता हूँ चार्ज KQ अपॉन R। दूसरा चार्ज सेम है, Q ही आएगा, डिस्टेंस R आएगी, सेम है। तो लास्ट तक 6 तक भी क्या आएगा? KQ अपॉन R। तो KQ अपॉन R कितनी बार हैं? 6 टाइम्स है। 6 चार्जेस हैं, 6 कॉर्नर्स हैं, तो टोटल जो आंसर बनेगा इसका वो आ जाएगा 6 KQ अपॉन R। ठीक है, तो 6 KQ अपॉन R। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली, हमें न्यूमेरिकल हमें आंसर मिल गया है इन टर्म्स, इन KQ और इन R टर्म्स। अब हम वैल्यू पुट करें तो K की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। Q आपको गिवन है 5 माइक्रोकूलम, तो 5 × 10⁻⁻⁶। और R कितना है? R है जो साइड है वही R है, 10 सेंटीमीटर × 10⁻⁻² करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करें तो सेंटर पे पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं। सॉल्व करने पर सेंटर पोटेंशियल आएगा, टोटल सॉल्व करोगे तो 2.7 × 10⁻⁶। 2.7 × 10⁻⁶ वोल्ट, ये आपका पोटेंशियल आता है कहाँ पर? सेंटर पे। ये पोटेंशियल मिलेगा आपको सेंटर पे। ठीक है, तो ये आंसर है 2.2 का। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 2 charges 2 microcoulomb and -2 microcoulomb are placed at points A and B 6 centimeter apart. Identify an equipotential surface of the system. और सेकेंड पूछा है what is the direction of electric field at every point of this surface, at every point of this surface. अब इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है? आपको दिख रहा है 2 चार्जेस हैं, 2 and -2, तो मतलब डायपोल की बात कर रहे हैं। तो पहला तो आएगा +2 और दूसरा है -2। डिस्टेंस इनके बीच में है 6 सेंटीमीटर। +2 and -2 हो गया और डिस्टेंस हो गई 6 सेंटीमीटर
इनके बीच में, ठीक है। अब +2 -2 ये दोनों चार्जेस इक्वल अमाउंट में हैं, अमाउंट तो इक्वल है बट एक प्लस का एक माइनस का है, और डिस्टेंस क्या होगी इनके बीच में 6 सेंटीमीटर है। तो आपको पता है कि कौन इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है ऐसी सरफेस जहां पर हर पॉइंट पर ईच एंड एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा हो, सेम हो। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करें तो कह रहा है सबसे पहले इस सिस्टम की इक्विपोटेंशियल सरफेस को हम आइडेंटिफाई करें। तो इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है, जो आप देखोगे इसका जो मिड पॉइंट है, क्योंकि आपको पता है दोनों चार्जेस अमाउंट में तो इक्वल हैं, तो डिस्टेंस इक्वल कौन सी होगी, किस पॉइंट की, मिड पॉइंट की। तो ये मिड पॉइंट है, ठीक है। तो मिड पॉइंट से और ए बी के परपेंडिकुलर और मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर टू ए बी एंड मिड पॉइंट से पास होने वाला एक नॉर्मल प्लेन लेंगे हम, ठीक है। तो एक नॉर्मल प्लेन आप समझो कि ये 2 है, ये -2 है, तो दोनों के बीच में एक हम प्लेन ले रहे हैं जो ए बी के नॉर्मल होगा और मिड पॉइंट से पास होगा। ये जो प्लेन बनेगा यहाँ पर, इस प्लेन को हम बोलते हैं सरफेस कौन सी होगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो आइडेंटिफाई इन इक्विपोटेंशियल सरफेस का आंसर आप क्या दोगे, आप लिखोगे प्लेन नॉर्मल टू ए बी and passing through mid point, passing through mid point वो आएगा आपका मिड पॉइंट में O लिख दूं, पासिंग थ्रू मिड पॉइंट O, ठीक है। तो ये तो आ गया इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात की। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा एक ऐसा प्लेन जो लाइन ए बी के या ए बी के परपेंडिकुलर हो और मिड पॉइंट से पास हो, ठीक है। अब आपको पता है ऐसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इसने सेकंड पॉइंट पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड बताएं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आपने पढ़ा इक्विपोटेंशियल सरफेस तो हमने ड्रॉ कर लिए इसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर ये सरफेस आपकी पोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसके परपेंडिकुलर होता है। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो हम देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनाएंगे, मैं दोबारा बना दूं इक्विपोटेंशियल सरफेस, यहाँ पे प्लेन बनाया। अब इस प्लेन को मैं ऐसे भी शो कर सकता हूँ एक लाइन से, मैं कहता हूँ ये प्लेन है तो मैंने ऐसे शो कर दिया लाइन से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस तरह से, परपेंडिकुलर टू प्लेन होगी, परपेंडिकुलर टू प्लेन, ठीक है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑफ दिस सरफेस, एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस सरफेस जो आएगा वो इस तरह से डायरेक्शन आएगी। आप लिखोगे अवे फ्रॉम द प्लस चार्ज एंड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। तो डायरेक्शन को मैंने आपको शो किया डायग्राम में, आप डायरेक्शन के लिए लिखोगे क्या, अवे फ्रॉम चार्ज पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स नेगेटिव, टुवर्ड्स -q चार्ज, टुवर्ड्स -q चार्ज, ठीक है। तो ये आता है क्वेश्चन नंबर 2.3 का आंसर। नाउ नेक्स्ट 2.4, a spherical conductor of radius 12 cm has a charge of 1.6 × 10⁻⁷ coulomb distributed uniformly on its surface. What is the electric field inside the sphere, just outside the sphere and at point 18 cm from the center of a sphere? अब आप समझो इसको, एक स्फेरिकल कंडक्टर है, इसमें चार्ज आपको दे दिया और रेडियस आपको दे दी 12, इनसाइड पूछा है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्फेरिकल कंडक्टर है, ध्यान देना कंडक्टर है ये, ठीक है। तो देखो आप कंडक्टर है, ये वाला कंडक्टर को चार्ज देते हैं, चार्ज सारा कहाँ होता है, उसकी सरफेस पर। कंडक्टर को हम चार्ज देंगे, सारा चार्ज कंडक्टर की सरफेस पर होता है, बिकॉज ये कंडक्टर है। तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट आपको पता है, चार्ज क्यू गिवन है आपको, चार्ज क्यू गिवन है, ये चार्ज है और रेडियस कितनी गिवन है, रेडियस है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले पूछा इसने इनसाइड, इनसाइड मतलब पहला पॉइंट ये आएगा। फिर इसने पूछा जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, मतलब आप कह सकते हो सरफेस पर। और थर्ड पूछा इसने एट द पॉइंट 18 सेंटीमीटर, मतलब आप ये 12 है तो ये 18 पर पूछ रहा है, थर्ड पॉइंट ये आएगा 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 12 रेडियस है, 18 पर पूछा है थर्ड, सेकंड सरफेस पर है, 1 है आपका इनसाइड, ठीक है। तो आपको पता है कंडक्टर में इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का है, ये चैप्टर 2 में दे रखा है
इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ज़ीरो होता है। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज़ीरो होगा। सेकेंड, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, तो आउटसाइड मतलब सरफेस पर फॉर्मूला होगा KQ अपॉन आर स्क्वायर। ये है कैपिटल आर जिसको हम रेडियस कहते हैं, ठीक है। तो KQ अपॉन आर स्क्वायर ये आएगा सरफेस का पोटेंशियल। और ये जो 18 है सेंटीमीटर ये आउटसाइड के लिए गिवन है, तो C जो पॉइंट आएगा E आउटसाइड के लिए, तो आउटसाइड के लिए रिलेशन हम कहाँ मिलेंगे, फॉर्मूला आपको पता है KQ अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। कैपिटल आर की वैल्यू गिवन है 12 सेंटीमीटर, कैपिटल आर आपको पता है कितना है 12 सेंटीमीटर है, और स्मॉल आर की वैल्यू दे रखी है ये वाली 18 सेंटीमीटर, आउटसाइड ले जाओगे तो 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 12 रखेंगे, आउटसाइड चाहिए तो यहाँ 18 रखेंगे, राइट। और चार्ज की वैल्यू गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁻7। तो सबसे पहला इनसाइड के लिए वो क्या है, 0 है, और सरफेस पर हम निकालें अगर, तो सरफेस पर आएगा 9 इंटू 10⁻9, और Q की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन कितना है रेडियस 12 का स्क्वायर 144 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। तो ये वैल्यू हम पुट करते हैं तो सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो 10⁵, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा 10⁵ वोल्ट पर मीटर। ठीक है, 10⁵ वोल्ट पर मीटर। ये सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सरफेस पर, जस्ट आउटसाइड बोला है या सरफेस पर एक ही बात है, हम ये सरफेस वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, ठीक है। फिर आप आ जाओ आउटसाइड मतलब 18 पे, रेडियस 12 है, रेडियस स्फीयर की 12 है, 18 मतलब दूर चले गए, आउटसाइड चले गए, तो आउटसाइड के लिए फॉर्मूला है KQ अपॉन आर स्क्वायर। इसमें स्मॉल आर की वैल्यू आप क्या रखोगे 18, तो ये आंसर आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो 4.4 इंटू 10⁴, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हो, न्यूटन पर कूलम भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 यूनिट्स हैं, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये हो गया 2.4। नेक्स्ट 2.5 आ जाओ, कैपेसिटर का स्टार्ट होता है क्वेश्चन यहाँ पर। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफैरेड। What will be the capacitance if the distance between plates is reduced by half and the space between them is filled with substance of dielectric constant 6? अब ये देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्वेश्चन है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में प्लेट्स के बीच में एयर फील्ड है, कैपेसिटेंस कितना है 8 पिकोफैरेड है। तो एयर फील्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिखूं, ये होता है ε0A/d, इसकी वैल्यू है 8 पिकोफैरेड, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस्ड बाय हाफ। कैपेसिटेंस आपसे पूछा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स रिड्यूस्ड बाय हाफ, तो मुझे नया कैपेसिटेंस निकालना है C'। तो डिस्टेंस तो मैं क्या कर दूंगा हाफ, तो मैंने लिख दिया d/2, ठीक है। एंड द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद सब्सटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6। तो जिस कैपेसिटर में एयर की जगह कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, तब उसके लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं K∈0A डिस्टेंस, ठीक है। बट डिस्टेंस यहाँ पे d नहीं रही, अब डिस्टेंस क्या हो गई d/2। तो 2 चेंजेस किए हैं, दोनों चेंजेस की प्रेजेंस आपको दिख रही है। एक तो प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया तो K आ गया, और डिस्टेंस कर दी हाफ तो d/2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर K की वैल्यू है 6 और 2 ऊपर आ जाता है 2K ε0A/d। तो ε0A/d की वैल्यू कितनी है 8, तो यहाँ पर तो आ जाएगा 8 और 2। K की वैल्यू है आपके पास यहाँ पर, K की वैल्यू कितनी है 6 है, तो 2 × 6 और यहाँ पर आ जाएगा 8 पिकोफैरेड, ठीक है। तो ये आएगा 8 × 6 × 2, राइट। तो ये हो गया 12 × 8, तो ये आ गया 96 पिकोफैरेड, ये आंसर है। तो 2.5 का आंसर होगा 96 पिकोफैरेड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला देखो, 3 capacitors each of capacitance 9 picofarad are connected in series. What is the total capacitance of this combination and what is the potential difference across each capacitor if the combination is connected to 120 volt supply? ठीक,
अब आप देखो इसमें ध्यान से आपको करना है, पढ़ना है कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज का। तो सीरीज की थोड़ी सी आपको इस न्यूमेरिकल करने से पहले सीरीज का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको थ्योरी वाला याद होना चाहिए। सीरीज में हम पढ़ते हैं कि जब भी कैपेसिटर सीरीज में लगाते हैं या कोई भी कॉम्बिनेशन हम सीरीज का लेंगे तो सीरीज में कौन सी क्वांटिटी सेम होती है, सीरीज में सेम होता है चार्ज और करंट। पैरेलल में कौन सी क्वांटिटी सेम होती है, पोटेंशियल। ठीक है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, करंट डिफरेंट होता है। सीरीज में करंट सेम होता है, चार्ज सेम होता है, बट पोटेंशियल अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम देख सकते हैं इसमें कितने कैपेसिटर हैं। हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इन तीनों का कैपेसिटेंस कितना है, 9 और 9 पिकोफैरेड है। और इस कॉम्बिनेशन को हमने जोड़ा है 120 वोल्ट बैटरी सप्लाई से। तो ये कहता है 120 वोल्ट। ठीक है, तो ये तीनों को मैंने सीरीज में कनेक्ट किया है। तो आप बताएं सबसे पहले तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए। सीरीज के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, C1 C2 C3 लगाएं कि 1/C1 1/C2 1/C3 लगाएं। सीरीज में आपको पता है C इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 1/C1 1/C2 और 1/C3 लगाते हैं। बट यहाँ पर आपको पता है तीनों सेम है, तो तीनों को ऐड करोगे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/C। तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो गई, C इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई C/3। ठीक है, तो C की वैल्यू कितनी है, 9 है, तो 9/3 इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा 3 पिकोफैरेड। ठीक है, 3 पिकोफैरेड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, राइट। अब टोटल कैपेसिटेंस हमने निकाल दिया 3। अब इसने बोला है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तीनों कैपेसिटर पर इक्वल पोटेंशियल, जो पोटेंशियल आएगा, बोला है पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड 120। अब बिकॉज हम बात करें इसके पोटेंशियल की, तो बी पॉइंट पे ध्यान से देखें, सीरीज में क्या सेम होता है, Q। तीनों पर चार्ज सेम होगा, तो Q इक्वल्स टू आपने पढ़ा है क्या होता है, CV होता है। तो V इक्वल्स टू क्या होता है, Q/C। तब Q तो सेम है, तो V क्या होगा, C के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जहाँ C ज़्यादा होगा वहाँ V कम आएगा। बट आप देख रहे हो यहाँ पे C कैसा है, सेम है, तो V भी कैसा आएगा, सेम आएगा। तो तीनों पर पोटेंशियल सेम आएगा, तो V ये रहा, V ये रहा, V ये रहा। इन टोटल पोटेंशियल होगा V प्लस V, टोटल पोटेंशियल हो गया 3V। और ये टोटल पोटेंशियल यहाँ पर कितना अप्लाई किया, 120। सो तीनों कैपेसिटर में पोटेंशियल सेम होगा, V प्लस V इक्वल्स टू कितना है, 120 वोल्ट, क्योंकि बैटरी का तो 120 है, वही तो आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट होगा तीनों में। ठीक है, तो टोटल हम लिखेंगे 3V इक्वल्स टू 120, तो V इक्वल्स टू हो गया 40 वोल्ट। ठीक है, तो V इक्वल्स टू 40 वोल्ट है, मतलब V1 भी 40 है, V2 भी 40 है आपका, V3 भी 40 है। तीनों पर पोटेंशियल सेम होगा, तीनों की वैल्यू इक्वल होगी। हम लिख सकते हैं V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू V3, और 120 को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो आएगा 40 + 40 + 40। ठीक है, तो ये आएगा सीरीज कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन। अगला पैरेलल का है, देखो 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2, 3 एंड 4 आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। और मैंने आपको पहले ही कहा था पैरेलल में क्या सेम होता है, पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम होता है। तो पैरेलल कनेक्शन है तो वोल्टेज सेम होगा। कितना वोल्ट अप्लाई किया, 100 वोल्ट। तो ये बैटरी है, ये बैटरी लगा दी 100 वोल्ट की। ठीक है, तो कितना वोल्ट अप्लाई किया, 100 वोल्ट लगा दिया। तीनों पर 100 वोल्ट चला जाएगा, बिकॉज पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, राइट। तो एक का तो है 2, एक का है 3, एक का है 4। तो सबसे पहले तो इक्विवेलेंट निकालें, टोटल निकालें। तो टोटल कैपेसिटेंस यहाँ C इक्विवेलेंट जो आएगा वो होगा 2, 3, 4। जैसे आपको पता है C1 + C2 + C3 पैरेलल में, तो 2 + 3 + 4 क्या आ जाएगा, 9 पिकोफैरेड। 9 पिकोफैरेड आ गया C इक्विवेलेंट तो। ठीक है, अब डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। अब आपको सब पे चार्ज निकालना है, हर एक पे चार्ज निकालना है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले पे आएगा चार्ज Q1, इस पे आएगा Q2, इस पे आएगा Q3। तो अगर मैं देखूं Q1, Q2, Q3 की बात करूं, तो Q1 की वैल्यू होगी C1 × V। सब पे V कितना है, सब पे वोल्टेज ध्यान रखना सेम है, तो C1 × V। और V की वैल्यू यही है, इसमें तो यही वोल्टेज है, टोटल यही V1 है, यही V2 है और यही V3 है।
बिकॉज पैरेलल कॉम्बिनेशन है और क्या 100 है, ठीक है। तो C1V1 कहूँगा, C1V1, तो C1 कितना है 2 और V1 कितना है 100, तो 2 पिको इंटू 100, तो ये आ जाएगा 200 पिको कूलम, ठीक है। तो 100 वोल्ट है, C है, V है, तो C इंटू V से क्या आता है चार्ज, तो 2 इंटू 100 ही हो गया 200 पिको कूलम। Q2 आ जाएगा 300 पिको कूलम। Q2 कैसे निकालोगे, Q2 के लिए क्या लिखोगे C2 इंटू V, C2 है आपका 3 पिको इंटू V कितना हो गया 100, तो हो गया 300 पिको कूलम। फिर Q3 हो गया, तो Q3 की वैल्यू भी निकाल लेंगे, Q3 इक्वल्स टू क्या होगा C3 इंटू V, C3 कितना है 4 पिको इंटू 100, तो आ गया 400 पिको कूलम, ठीक है। तो 200 पिको कूलम, 300 पिको कूलम और 400 पिको कूलम, जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, Q जो होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगा, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन था आपका सीरीज के बाद, ये पैरेलल वाला। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन प्लेट्स, ईच प्लेट हैज एन एरिया दिस एंड द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स D। एरिया गिवन है 6 इंटू 10⁻³ का, फिर डिस्टेंस गिवन है वो कितनी है 3 मिलीमीटर। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। तो बेटा एयर फिल्ड है तो कैपेसिटी तो निकाल सकते हैं, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C इक्वल्स टू क्या होगा एप्सिलॉन नॉट A/D। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, A की वैल्यू ये रही एरिया, D की वैल्यू पता है, सब आप रख कर यहाँ पर कैपेसिटी निकाल सकते हो। तो कैपेसिटी यहाँ से निकालोगे तो आएगा अप्रॉक्सीमेटली 18 आता है, फिर आप लिख सकते हो 17.7 इंटू 10⁻12 फैरेड, ठीक है। इसको अप्रॉक्सीमेटली हम लिख सकते हैं 18 पिको फैरेड, पिको मतलब 10⁻12 होता है, तो 18 पिको फैरेड आ गया, राइट। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, कैलकुलेट इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड 100 वोल्ट सप्लाई, व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट। तो भाई कैपेसिटी हमने निकाल दी, वोल्टेज उसने दे दिया, तो हम आराम से इस पर निकाल सकते हैं चार्ज की वैल्यू, कैपेसिटी 18 पिको फैरेड है, Q निकालना है, तो Q इक्वल्स टू क्या होगा CV। C कितना हमने निकाल लिया 18, वोल्टेज उसने दे दिया 100, तो 18 पिको मतलब 10⁻12, वोल्टेज उसने दे दिया 100, तो 2 जीरो कम कर लो, तो 18 इंटू 10⁻10 कूलम, ये चार्ज आएगा किस पर, कैपेसिटर की ईच प्लेट पर। दोनों प्लेट पर इक्वल अपोजिट चार्ज आता है, आपको पता है जो चार्ज हम निकालते हैं वो दोनों प्लेट्स पर होता है, बट नेचर अपोजिट होती है। नाउ नेक्स्ट, उस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ द कैपेसिटर गिवन एक्सरसाइज 2.8 अ 3 mm थिक माइका शीट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 वर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स while the voltage supply remains connected after the supply was disconnected। तो एक सप्लाई कनेक्ट और डिस्कनेक्ट का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। अब आप देखो इसमें जो माइका शीट इंसर्ट की है उसकी थिकनेस कितनी है 3 mm है, उसकी थिकनेस कितनी है 3 mm। और आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर मतलब जो लास्ट क्वेश्चन का पार्ट है, तो लास्ट क्वेश्चन में देखो आप डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स कितनी है 3 mm है। 2.8 में पढ़ा हमने कि डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स कितनी है 3 mm है, और अगले क्वेश्चन में उसने बोल दिया कि जो माइका शीट है उसकी थिकनेस भी कितनी है 3 mm है। तो आप मुझे बताएं कैपेसिटर यहाँ पर है और उसके बीच में जो एक गैप है वो कंप्लीटली फिल किया है कि पार्शियली फिल 3 mm मैच कर रहा है, इसका मतलब कंप्लीटली फिल्ड आपने किया है। तो कैपेसिटर जो था आपके पास, ठीक है, इसमें सप्लाई आपकी कनेक्टेड है, सप्लाई कनेक्टेड थी, ठीक है। फिर आपने क्या किया, इसमें बीच में 3 mm की थिकनेस वाली स्लैब इंसर्ट कर दी, माइका शीट इंसर्ट कर दी, तो आपकी स्लैब कंप्लीटली फिल्ड वाला केस आपने लिया है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है इसका 6 है, तो K की वैल्यू आपको 6 दे रखी है, ठीक है। देन अब उसने पूछा है व्हाट वुड हैपन इफ द कैपेसिटर गिवन इन एक्सरसाइज अ थिक माइका शीट वर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। अब इसने क्या पूछा है व्हाट वुड हैपन, इसने कैपेसिटी के बारे में नहीं पूछा आपसे, इसने बस पूछा है आपसे क्या होगा, व्हाट वुड हैपन व्हेन 3 mm माइका शीट इज इंसर्टेड, ठीक है। तो कैपेसिटर की जो हम पहले वाली बात करें, थोड़ा हम पहले वाले पे चलें, तो पहले हमने क्या देखा कि कैपेसिटी कितनी थी, कैपेसिटी थी 18, चार्ज कितना था, ये था चार्ज, ये पहले वाला,
Q, ठीक है, और ये C, ठीक है। अब जब इंसर्ट करते हो शीट तो फर्स्ट केस में हम लेंगे C1 और चार्ज होगा Q1, और वोल्टेज कितना है आप वो देखो, V कितना दिया था, इस पे दिया 100 वोल्ट, तो V कितना है आपका, V है 100, ठीक है। तो ये इनिशियल केस था, इनिशियली मतलब इंसर्ट करने से पहले। मैं एक बार यहाँ वैल्यू लिख दूँ, देखो इनिशियली क्या था, इनिशियली हम कह सकते हैं चार्ज, इनिशियली वोल्टेज कितना दिया था 100 वोल्ट, कैपेसिटी कितनी आई 18 पिकोफैरेड, और चार्ज आ गया था 18 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। ये इनिशियल केस है, मतलब इंसर्ट करने से पहले। अब इंसर्ट करने के बाद और वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड, इस केस में फर्स्ट केस में हमें निकालना है C, हमें निकालना है V, हमें निकालना है Q। तीनों चीज़ को डिस्कस करेंगे कि माइका शीट इंसर्ट करने पर क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये देख लो कि वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। अगर आपका सप्लाई मतलब बैटरी अगर कनेक्टेड है तो बैटरी जो कनेक्टेड होती है वो बैटरी क्या करती है, कैपेसिटर को चार्ज करती रहती है, उसकी चार्जिंग है, चार्जिंग का एक सोर्स है बैटरी, ठीक है। तो अगर बैटरी चार्जिंग का सोर्स है और बैटरी कनेक्टेड है, इसका मतलब अगर आपको चार्ज और चाहिए तो वो चार्ज प्रोवाइड कर सकती है। सो बैटरी इज़ अ सोर्स ऑफ चार्ज। अगर ये कनेक्टेड है इसका मतलब चार्ज में वेरी, अगर आपको इंक्रीज करना है चार्ज तो कर सकते हो। तो हम कह सकते हैं कि चार्ज वेरी कर सकता है, बट वोल्टेज सप्लाई कनेक्टेड है तो जो वोल्टेज होगा बैटरी का वही कैपेसिटर पे होता है और वो वोल्टेज फिक्स रहेगा, ठीक है। तो हमें ध्यान रखें, पहले केस में हम कह सकते हैं जब भी बैटरी सप्लाई कनेक्टेड हो तो V रहेगा कांस्टेंट, ठीक है, और C और Q दोनों वेरी कर सकते हैं। तो आप बताओ फर्स्ट केस में V1 की वैल्यू, बिकॉज कांस्टेंट है तो पहले कितना था 100, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब मैं निकालूँ C1, तो C1 तो आपको पता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दिया तो आपको पता है KC हो जाता है। जब भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम कंप्लीटली फिल करोगे कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना है उतने टाइम्स हो जाता है। तो C1 की वैल्यू ये हो जाएगी 6 × 18 पिकोफैरेड था, ठीक है। तो यहाँ पर कैपेसिटर जो होगा वो 18 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपेसिटी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 108 पिकोफैरेड। तो ये हो जाएगा 108 पिकोफैरेड। अब चार्ज की बात करें तो Q1 भी निकाल सकते हैं। Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी C1 × V, ठीक है। और C1 कितने टाइम्स हुआ 6 टाइम्स, तो हम C1 की जगह मैं लिख सकता हूँ, C1 की जगह मैं लिख सकता हूँ 6C × V। तो Q = CV तो हम पहले भी निकाल सकते हैं, Q = क्या होता है CV, तो हम रख सकते हैं यहाँ पर, तो 6 टाइम्स हो जाएगा। और हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि C1 की वैल्यू हमारे पास 6 टाइम्स क्या आ गई थी 108, वोल्टेज कितना है 100, हम रखकर इसको निकाल सकते हैं। C1 कितना है 108, P को मतलब 10⁻⁻12, फिर वोल्टेज कितना है 100, ठीक है। तो 100 से 2 0 कम कर दो, तो पहले चार्ज क्या था 18 × 10⁻⁻10, अब चार्ज हो जाएगा 108 × 10⁻10 कूलम, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट केस जिसमें बैटरी कनेक्टेड थी। अब आ जाओ सेकंड केस, आफ्टर द सप्लाई वॉज डिसकनेक्टेड। अब आप बताओ बैटरी कनेक्टेड है तो चार्ज को बढ़ा सकती है, चार्ज को 6 टाइम कर सकती है। अगर अब मैं बैटरी हटा दूंगा तो चार्ज हो जाएगा कांस्टेंट। अब कौन चार्ज करेगा, बैटरी तो आपने हटा ली। सो Q2 रिमेन्स कांस्टेंट। सेकेंड केस में Q2 रिमेन्स कांस्टेंट मतलब Q2 Q के इक्वल होगा जो आपका पहले था। चार्ज अब ना बढ़ेगा ना घटेगा, चार्ज कांस्टेंट रहेगा। बट कैपेसिटी तो आपको पता है, कैपेसिटी क्या हो जाती है KC हो जाती है, क्योंकि आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट किया है। तो C2 तो वही आ जाएगा KC, मतलब C2 की वैल्यू सेम आएगी, 6 टाइम्स हो जाएगी जो 108 पिकोफैरेड हो जाएगा। बट सेकंड केस में अब जब सप्लाई आपने हटा दी है तो कैपेसिटर का वोल्टेज वेरी कर जाएगा। चार्ज कांस्टेंट है, C बदल गया, उससे क्या बदलेगा वोल्टेज। तो आपको पता है Q = CV होता है, Q2 = C2V2 होगा। तो V2 हमें निकालना हो तो मैं लिख सकता हूँ Q2/C2, और Q2 तो बदला ही नहीं, चार्ज बदलता नहीं है क्योंकि सोर्स आपने हटा दिया है। तो Q2 तो कांस्टेंट रहेगा जो Q था। तो Q की वैल्यू आपको पता है 18 × 10⁻8 थी, तो मैं रख देता हूँ यहाँ पर Q की वैल्यू, सपोज करें Q की वैल्यू में CV रख देता हूँ चलो, और C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6C,
ऐसे कर सकते हैं, वैल्यू नहीं रखनी पड़ेगी। Q इक्वल्स टू CV होता है, पता है आपको, ये वाला Q जो था CV था। अब जो C2 आपने किया, C2 जो मतलब कैपेसिटर में चेंज आया है वो माइका शीट इंसर्ट करने से आया है, वो तो हो जाता है KC। यहाँ भी होता है, वहाँ भी होता है। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बदलने का कारण तो इंसर्ट करना है। कैपेसिटेंस इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि बैटरी कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है या हटा दी गई है। ध्यान रखें, इन पे क्या फ़र्क पड़ता है, वोल्टेज का और चार्ज का। कैपेसिटी बदलती है उसके एरिया, उसके डिस्टेंस और उसके बीच में मीडियम पर डिपेंड करती है। इसलिए कैपेसिटी बदलेगी, क्यों? क्योंकि माइका शीट इंसर्ट कर रही है। इस बात पे कैपेसिटी डिपेंड नहीं करती है, वोल्टेज रखो मत रखो, बैटरी लगाओ मत लगाओ, कैपेसिटी उसकी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम की प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं। जब वो बनता है तब उस पर डिपेंड करता है कि उसकी कैपेसिटी क्या है। ये बैटरी तो आप बाद में लगाओगे मत लगाओ, 100 वोल्ट की लगाओ, 500 की लगाओ, 1000 वोल्ट की लगाओ, उससे कैपेसिटी का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो कैपेसिटी कभी भी बैटरी से कोई लिंक नहीं है। कैपेसिटी प्योरली उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो कैपेसिटी तो बदलेगी, जब मीडियम बदलेगा कैपेसिटी बदल गई। अब बैटरी डिसकनेक्ट कर दी तो वोल्टेज चेंज हो जाएगा, वोल्टेज आएगा Q2/C2। Q2 तो सेम है, Q रख दिया, और C2 क्या होगा, KC होगा, K टाइम्स हो जाता है। तो आप देखो C से C कट गया तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, V/6। तो पहले वोल्टेज क्या था, पहले वोल्टेज 100 था, अब क्या हो जाएगा 100/6। ठीक है, तो पहले वोल्टेज 100 था, अब हो जाएगा 100/6। तो 100/6 हम निकालेंगे तो आएगा 16.6। ये आंसर है, अप्रॉक्सिमेट 17 ले लें तो 16.6 वोल्ट हो जाएगा। अगर आपने बैटरी डिसकनेक्ट कर दी और कैपेसिटी बढ़ा दी तो चार्ज क्या होगा, चार्ज यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, बट बैटरी का जो वोल्टेज कैपेसिटर पे होता है, बैटरी तो हट गई, तो वोल्टेज कैपेसिटर का 100 से घटकर 16.6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि बैटरी कनेक्टेड होती है या बैटरी डिसकनेक्टेड होती है। दोनों केस हमने पढ़े, दोनों केस हमने डिस्कस किए कि बैटरी कनेक्ट है कि डिसकनेक्टेड है। नाउ नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन। A 12 picofarad capacitor is connected to 50 volt battery. How much electrostatic energy is stored in the capacitor? तो कैपेसिटर आपको पता है चार्ज और एनर्जी को स्टोर करता है। तो एनर्जी का फॉर्मूला हाफ CV², सबने पढ़ा है। तो यहाँ पर हाफ CV², C आपको दे दिया 12 पिकोफैरेड, पिको मतलब 10⁻⁻12, और V दे दिया 50 का स्क्वायर 2500। ठीक है, तो यहाँ से हम एनर्जी निकालेंगे तो 2.10 में एनर्जी निकाल सकते हैं। एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 1.5 इंटू 10⁻8 इंटू 10⁻8 जूल। ठीक है, तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन था, एनर्जी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट देखो, ये एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद एडिशनल एक्सरसाइज शुरू होती है। तो एडिशनल का 2.12 से एडिशनल शुरू होता है। लास्ट क्वेश्चन है नॉर्मल एक्सरसाइज का। अ 600 कैपेसिटर इज चार्ज 200 वोल्ट. It is disconnected from the supply, is connected to another uncharged 600 picofarad capacitor. How much electrostatic energy is lost in this process? इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी लॉस्ट होगी? तो एनर्जी लॉस्ट का ही पूछा है आपसे इसमें। तो एनर्जी लॉस्ट का तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो। आपको याद होगा एनर्जी लॉस्ट का फॉर्मूला क्या है। एनर्जी लॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पढ़ा आपने, डेल्टा यू। एनर्जी लॉस्ट है हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, कैपेसिटर दोनों सेम है। पहला कैपेसिटी कितनी है 600, दूसरे की भी कितनी है 600। पहले का वोल्टेज कितना है 200, तो V1 तो है 200, बट दूसरा अनचार्ज है, तो सेकंड का वोल्टेज क्या होगा 0। तो हम यहाँ पर ऐसे सॉल्व करेंगे। देखो दोनों C सेम है पहले तो मैं यहाँ C इंटू C कर देता हूँ, नीचे कर देता हूँ 2C। फिर यहाँ पर V1 की वैल्यू तो 200 है, मगर V2 की वैल्यू 0 है, इसका स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, तो ये C स्क्वायर हो जाता है, C से C काट दो, ये क्या हो जाएगा C/1/2, फिर आएगा C/2। C अब रख देता हूँ, C की वैल्यू 600 है, 600 पिकोफैरेड है, पिको मतलब 10⁻12 अपॉन 2, और ये 200 का स्क्वायर 40000। ठीक है, अब आप देखो 4 तो कैंसिल हो गया, 2 इंटू 2 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, और ये 60 हो गए, 60
तो आंसर आ जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻6 जूल। तो एनर्जी लॉस जो इसमें मिलता है हमें, वो मिलता है 6 इंटू 10⁻⁻6 जूल। ठीक है, तो अगर फॉर्मूला याद है आपको तो आप इसको इजीली कर सकते हो, राइट। तो फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल था ये भी, तो आंसर आ गया 6 इंटू 10⁻⁻6 जूल। ठीक है, चलिए आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके एडिशनल एक्सरसाइज के साथ। टिल देन गुड बाय।